दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है। उसके बाद उस बैठक के बाद अप्रत्याशित रूप से प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष उनको चेतावनी की चिट्ठी जारी करते हैं, लिखते हैं और ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे जारी करा दी जाती है। और इसके पहले आपको याद होगा कि जब अगस्त सितंबर के महीने में कुटुंब समाज की यानी योगी आदित्यनाथ के सजाती समाज की बैठक हुई थी होटल क्लार्क्स में, तब उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से न कोई चेतावनी जारी हुई, न कोई चिट्ठी जारी हुई। उसके कुछ दिन बाद कुर्मी समाज की एक बैठक हुई विधायकों की, तब भी भाजपा ने कुछ नहीं बोला था। और तो और लोध समाज के विधायकों की बैठक हुई थी बरेली में, उसपे भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन तब प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी जी। अब नए वाले अध्यक्ष आए, अब इन्होंने चिट्ठी जारी की और चिट्ठी जारी करने के बाद बाकायदे की इस तरह की जातीय बैठकें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के खिलाफ है, जाति की विधायक गुटबंदी करना। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं उत्तर प्रदेश को बहुत बारीकी से कवर करने वाले समीर आत्मज मिश्रा जी। समीर जी ने कई चुनाव कवर किए हैं, बीबीसी में भी कई साल रहे हैं और उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं। समीर जी, ये जो चिट्ठी जारी की गई उसके बाद जो बवाल हो रहा है उस पर आप क्या देखते हैं, क्या माना जाए कि ब्राह्मणों को कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपनी साइज में रहो? और चूंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो योगी के सजातियों को कुछ नहीं बोला जाएगा और मैं खुद कुर्मी हूं तो कुर्मी और ओबीसी को बीजेपी एक तरह से चाहती कि बीजेपी से जो नाराज ओबीसी वोटर रहा है वो वापस लौट आए 2027 के चुनाव में। तो ये अचानक से ब्राह्मणों को क्यों संदेश दिया जा रहा है विधायकों के जरिए? धन्यवाद आलोक जी। ये सही आप कह रहे हैं कि आखिर ब्राह्मणों को ही क्यों संदेश दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सत्र चल रहा था, आप तो देख भी रहे थे, सत्र के दौरान एक बैठक की गई थी। अब ये कर्टेसी विजिट थी, आपस में कुछ मेल जोल, ये कहा गया कि सुंदरकांड का पाठ पाठक जी के यहाँ रखा गया था, उसके बाद लोगों को भोज पे बुलाया गया था। जो भी रहा हो, 10, 20, 50, 60 लोग, अगर मान लीजिए सारे के सारे भी बीजेपी के ब्राह्मण ही विधायक अगर इकट्ठे हो गए हों तो ऐसा कुछ है नहीं। और हमने उसके एक दिन के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना था। उन्होंने कहा कि भाई होता रहता है, सत्र के दौरान बहुत से विधायक मिलते हैं तो किसी के घर पे एकजुट हो जाते हैं, कभी ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हम उम्र होते हैं, हम ख्याल होते हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है। और आप देखिए कि नोटिस में 2 दिन बाद ये मामला आता है, तो पहले तो चेतावनी जारी करते हैं और फिर अचानक दोबारा चेतावनी जारी करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि लगातार बैठकें हो रही हैं। कुटुंब वाली बैठक की तो बड़ी चर्चा भी हुई थी और उसमें तो शायद बीजेपी के बाहर के भी क्षत्रिय विधायक उसमें शामिल हुए। उसमें आए थे उसमें तो उसकी नहीं चर्चा हुई, ना कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई चेतावनी दी गई कि आप दोबारा इसे नहीं बैठेंगे। और कहा भी ये जाता है, आप बेहतर लखनऊ में बैठे हुए, आपको मालूम है कि उस बैठक के पीछे पूरा सपोर्ट भी मुख्यमंत्री जी का था, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई उस पर न तो आपत्ति जताई गई, न कोई किसी ने कोई बयान दिया, न कोई चेतावनी जारी की। एक जो सवाल आपने पूछा है कि क्या ये बीजेपी के विधायकों को संदेश है, तो मुझको बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को संदेश है। मुझको लगता है कि संदेश तो उनको कई बार दिया जाता है, एक सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट देने वाले ब्राह्मणों को भी संदेश दिया गया है। हाँ, तो अब उसमें दोनों ही आ जाते हैं उस सवाल में, और दोनों के लिए जवाब ये है कि संदेश पहली बार नहीं दिया जा रहा है, संदेश बार बार दिया जाता है। लेकिन संदेश जहां पहुंचना चाहिए वहां लगता नहीं कि पहुंच पाता है, चाहे वो मतदाता हो, बीजेपी के ब्राह्मण मतदाता, और चाहे बीजेपी के ब्राह्मण विधायक। क्योंकि आप ये देखिए कि जिन लोगों ने बैठक की थी, अब चेतावनी पर चेतावनी अगर उनके सामने आ रही है तो चेतावनी का जिनके घर कम से कम बैठक हुई है उनको तो स्पष्टीकरण देना चाहिए
कि ये राजनीतिक बैठक थी, कि ये एक सांस्कृतिक आयोजन की वजह से थी, या फिर एक लोग थे जुटान, उनको बुला लिया गया एक दिन अपने घर पे, इस तरह की बैठक थी, एक कर्टेसी वाली बैठक थी, उनको कुछ तो बोलना चाहिए। वहां उस बैठक में शामिल किसी बीजेपी के विधायक का कोई बयान मुझको शायद दिखाई नहीं पड़ा है, या हो सकता है कि मेरी निगाह से छूट गया। नहीं, पीएन पाठक जी ने बोला था कि ये एक अनौपचारिक बैठक थी, और हाँ, उसमें एक आध लोग और भी आए थे, जैसे बनारस में आप जानते हैं, आप बनारस तो चूंकि काफी ज्यादा कवर करते थे, एक धर्मेंद्र सिंह पुराने पत्रकार हुआ करते थे, भी आजकल एमएलसी हैं, भूमिहार समाज में से आते हैं, तो सुनने में आया कि वो भी उस बैठक में शामिल थे। तो ये तो था बस। मेरे ठीक है, उन्होंने बता दिया, चूंकि वो मेजबान थे, कि अब उसमें जो लोग शामिल रहे तो उनको ये बताना चाहिए भाई कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, कोई षड्यंत्र नहीं किया जा रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी, सत्र चल रहा था, 10-20-25 विधायक अगर मिल गए एक जगह पर, उनको बुलाया किसी ने, तो लोग चाय पीने खाना खाने चले गए, तो ऐसी कौन सी बात होगी। लेकिन उसकी तरफ से कोई बात आ नहीं रही है। अब दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब पिछली जो बैठक, कुटुंब वाली बैठक थी, उस समय अध्यक्ष बहुत बिजी थे और नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों में लगे थे, तो मुझको ये लग रहा है कि नए अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों में उनकी कौन सी व्यस्तता थी, क्या उन्हीं की सलाह पर होना था, क्या उन्हीं की रिकमेंडेशन पर नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका ये भी है आलोक जी, की जो एक नए अध्यक्ष जी हैं पंकज चौधरी साहब, पंकज चौधरी जी कह रहे हैं कि इस तरह की परंपरा नहीं है, इस तरह की हमारी पार्टी में संस्कृति नहीं है, और पंकज जी के ही कुछ पुराने ट्वीट्स दिखा रहे हैं कि वो अपने जातीय सम्मेलनों में किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर जाते ही नहीं थे, बाकायदा ट्वीट भी करते थे। और लगातार सम्मेलन होते रहे हैं जिसमें लोग जाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और सब लोग उसको जस्टिफाई भी करते रहे। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ही ली, तो आप उस बैठक को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पा रहे? आपने कैसे बैठक की? आपने राजनीतिक बैठक नहीं थी, उसमें क्या चर्चाएं हुई, आप उसको लेकर मुखरता से आप सामने आ क्यों नहीं रहे? तो जो आपने बात की, सवाल किया कि ये संदेश देने की कोशिश की गई है, तो ये संदेश दे दिया गया, और मुझे लगता है कि संदेश जो बैठक करना, आप बैठक करके आप जो संदेश देना चाह रहे थे, वो संदेश तो आप नहीं दे पाए, लेकिन उस संदेश के जरिए आपकी कितनी हैसियत है ये आपको जता दिया गया। मतलब कि ब्राह्मण विधायकों की भाजपा में हैसियत नहीं है कि वो एक साथ बैठ जाए, बैठे तो पहले पंकज चौधरी से पूछे और योगी आदित्यनाथ से परमिशन ले लें। जी हाँ, अच्छा, कि ये तो परमिशन एक योगी आदित्यनाथ जी से परमिशन लेनी कि उनके प्री किसी आईएएस अधिकारी से परमिशन लेनी है? अब ये तो विधायक लोग बेहतर बताएंगे कि उनको किससे परमिशन, या फिर अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं नए नए बने हुए हैं, उनको बता देना चाहिए, क्योंकि संगठन चलाने का मुझे लगता है बहुत बड़ा अनुभव उनका है, इसके पहले तो किसी सांगठनिक पद पर शायद नहीं रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बात ये है जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, लेकिन दिमाग से निकल रहा है, कि पंकज चौधरी जी को ये अचानक संगठन की परंपरा और ये सारी चीजें अचानक उनको कैसे याद आ गई और चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं? ये उनका सुओ मोटो तो मुझे नहीं लगता है कि ये बयान आ रहा है। उनसे कौन कह रहा है? अब यहां सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय संगठन कह रहा है, या फिर राज्य का जो सरकार में शामिल तंत्र है वो कह रहा है? क्यों वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जब सभी दलों की जातीय आधार पर बैठकें हो रही हैं, उस पर आपत्ति नहीं है, उस पर मैसेज नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सबसे ज्यादा जो आशंकित वर्ग है, जिस पर बीजेपी को आशंका रहती है, बीजेपी की निगाह में सबसे ज्यादा जिस पर शंका की जा सकती है, वो क्या यही वर्ग है, ये विधायकों का, जो बगावत कर सकता है, उनके खिलाफ जा सकता है? कोई ना कोई तो वजह होगी। या तो फिर ये है कि आपको आपकी हैसियत बताई जा रही है, या फिर आपके प्रति बिल्कुल अविश्वास है पार्टी को, और आपने अगर ऐसा कुछ किया तो पार्टी को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये ही दो कारण हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता है। नहीं समीर जी, ये आप बड़ी बात जो कह रहे हैं, देखिए ब्राह्मण विधायकों को टिकट, देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस विधानसभा में ब्राह्मण ज्यादा होते हैं वहां ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है, जिस विधानसभा में राजपूत ज्यादा होते हैं वहां राजपूतों को टिकट दिया जाता है,
जिस विधानसभा में ओबीसी ज्यादा होते हैं वहाँ ओबीसी को टिकट दिया जाता है। तो जो ये मतलब 46 विधायक चुन के आए हैं, वो उनको ज्यादातर ब्राह्मण मतदाताओं ने वोट दिया है। तो आप जो भाई पंकज चौधरी ने तो विधायक चुना नहीं है, न योगी आदित्यनाथ ने चुना है, चुना तो उस क्षेत्र की जनता ने चुना है। तो आप उनको संदेश दे रहे हैं, मतलब उस क्षेत्र के लोगों को क्या लगेगा कि अरे हमारे विधायक को समझा दिया गया कि तुम एक साथ बैठ के खा पी भी नहीं सकते हो। ये तो बड़ा गजब की बात है। वहां से कोई राजनीतिक बयानबाजी तो की नहीं गई कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी हो कि हम ब्राह्मण विधायक ये मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ से, कोई चिट्ठी लिखी गई है या कुछ ऐसा किया गया है, ये मैं समझना चाहता हूं। भाई क्या बीजेपी मान के चल रही है कि ब्राह्मण मतदाताओं को संदेश दे दिया जाए कि देखो चुपचाप वोट दो हमको और कोई सवाल मत करो? पाठक जी, दो चीजें हैं। केवल ब्राह्मण जहां वोट कैंडिडेट थे वहीं ब्राह्मणों ने वोट दिया है, ऐसा नहीं। पिछले बाकी जगह हाँ, पिछले 10-11 साल का जो राजनीतिक रुझान हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, आप भी हम सारे लोग देख रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हम पूरे उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा कमिटेड वर्ग है, जो बीजेपी को बिना कुछ सोचे समझे आंख मूंद कर वोट दे रहा है, वो है ब्राह्मण। इसमें कोई संदेह नहीं। मैं खूब आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण बिना सोचे समझे वोट दे रहा है। बिना सोचे समझे सबसे ज्यादा अगर कोई एक वर्ग है तो वो ब्राह्मण वर्ग है, जो बीजेपी को पिछले 10-11 साल से, यानी जब से राजनीति में ये मोदी एरा चल रहा है, तब से वो बिना सोचे समझे वोट दे रहा है। बहुत कम तादाद में गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं। ये तो इन विधायकों की बैठकें हैं, आम तौर पर किस तरीके से नाराजगी दिखाई पड़ती है। चुनाव आते आते सारी नाराजगी दूर हो जाती है। कई इलाकों में मैंने देखा कि वहां बड़ी मांग हो रही थी कि ब्राह्मण बहुलता में है और वो चाह रहे थे कि उनके अपने वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिले, टिकट नहीं मिला। फेसबुक पर नाराजगी दिखाई गई, ये हुआ कि हम वोट नहीं देंगे, और बाद में फिर वही लोग ये बात अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे कि नहीं, हमको एक कैंडिडेट नहीं देखना है, हमको राज्य और केंद्र में हमको एक लाना है बीजेपी को। जो तर्क दिए जाते हैं वो कि इसके लिए हमको हिंदुत्व की रक्षा करनी है। तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक के तौर पर ब्राह्मणों ने लगा कि उन्हीं के ऊपर ये पूरा दारोमदार है, जिम्मेदारी है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, तो वो लोग जाकर वोट देते हैं। बाकी और कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है। जो अध्यक्ष जी ये हैं, इन्हीं की अपनी कम्युनिटी कितना वोट देती है, ये अभी लोकसभा चुनाव में भी पता चल गया, पिछले विधानसभा चुनाव में भी पता चल गया था, आगे भी पता चलेगा, ये भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने अपमानित होने, पार्टी में हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, चाहे प्रशासन के स्तर पर हो, इसके बावजूद अगर ब्राह्मण लोग वोट भी दे रहे हैं, अपने प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं, अपनी जाति से बाहर के प्रतिनिधि भी चुन रहे हैं पार्टी के नाम पर, फिर भी अगर उनको 1-4 लोग जुट गए और उनको इस तरह की हिदायत दी जा रही है, तो उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि वो नहीं सोच पाएंगे। इसलिए नहीं सोच पाएंगे कि ये पहली बार कोई संदेश नहीं है, ये संदेश बार बार दिया जाता है। अब आप ये बताइए, प्रशासनिक स्तर पर भी कई बार नाराजगी की खबरें आई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ब्राह्मण समुदाय से, चाहे पाठक जी हो, चाहे इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा, पाठक जी तो चलिए खूब एक्टिव रहते हैं, दिनेश शर्मा जी तो मान लीजिए बहुत एक्टिव उतने ज्यादा नहीं रहते थे। आप इनके विभाग की आप बात कर लीजिए अगर, तो इनके अपने विभाग में इनकी कितनी ताकत है वो साफ समझ में आता है। कई जगह ये गए और वहां पर इन्होंने कई डॉक्टरों और सीएमओ के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, कहीं किसी के ऊपर मुझे लगता है एक्शन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं कि उस सरकार में, और उस सरकार में तो आपको पूरी तरीके से एक हाशिए पर रखा गया है, लेकिन संगठन में भी आप कहां पर हैं आप ये देखिए। और आप सबसे बड़ी बात कि आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक नहीं रह गई है कि आप लोग अपनी और आप लोग 4 लोग मिलकर बैठ सकें। इससे बढ़कर क्या होगा। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये संदेश इन तक जाएगा नहीं, क्योंकि हफ्ते भर होने जा रहा है। एक बयान, थोड़ा एक दमदार कोई बयान अगर कोई विधायक एक दे दिया होता तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ दमखम है इन लोगों में, लेकिन नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं समीर भाई कि कहीं ब्राह्मण विधायक लोग डर रहे हैं कि कहीं हम लोग के खिलाफ कोई जांच शुरू हो जाए, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का, इसका तो डर नहीं लग रहा है इन लोग को? क्योंकि देखते हैं विपक्ष में जो ज्यादा एक्टिव होता है तुरंत उसकी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की जांच शुरू हो जाती है। तो कहीं इस वजह से लोग तो नहीं डर रहे हैं? जब आपको इतना डर है तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं?
नहीं तो फिर किस चीज का डर है भाई? फिर किस? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इतना डर है तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और अगर आप डरेंगे तो फिर आपको डराया ही जाएगा, फिर तो आप गुलाम बने रहिए। मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि जब दूसरी बार पंकज चौधरी ने ये चेतावनी दी और धमकी दी है कि आगे से कुछ करेंगे तो कार्रवाई होगी, उन्होंने लिखा था कि गुलाम लोगों के लिए इसी भाषा की जरूरत होती है। तो जिसका भी ट्वीट रहा हो तो ये गलत नहीं है। मैं ये समझ रहा हूं कि अगर आपने अपने जमीर को बेच दिया है, राजनीति में तो आपकी हैसियत रह नहीं गई है, क्योंकि राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की जो 10-11 साल की राजनीति है, वो ये कहा जाता है कि या तो मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं या योगी के नाम पर, सीधे यही नैरेटिव बना दिया जाता है। यानी विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, ये बता दिया जाता है। ये मतदाताओं को भी पता रहता है और विधायकों को भी पता रहता है। दूसरी, जीतने के बाद भी आप अपनी हैसियत नहीं बना पाते, तो फिर ठीक है, जितने दिन आप नाम पर आप विधायक बने हुए हैं, राजनीतिक रूप से आपने अपना कोई स्तर नहीं बनाया हुआ है, तो वो फिर बना रहेगा। अब उसके लिए आप आपका सम्मान की बात करेंगे, आप अपने वर्ग के लिए बात करेंगे, तो फिर आप और उसके डरेंगे भी, तो आप डरने वाला व्यक्ति तो राजनीति क्या ही कर पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रतिरोध नहीं हो रहा है, तो फिर यही हो सकता है कि आपको डर के सिवा, और सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि समीर भाई मेरा सवाल दूसरा, मैं थोड़ा सा एक सवाल और है, क्योंकि देखिए ब्राह्मण मतदाता कहीं ना कहीं बीजेपी से 2024 के चुनाव में नाराज था और उसने कहीं वोट किया, दिखे साफ साफ कई जगहों पे बीजेपी हारी है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र बलिया में हार जाते हैं, क्योंकि वहां पे अपोजिशन में एक ब्राह्मण उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतार दिया था। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लीड भी काफी कम हो गई थी। वाराणसी में सबसे ज्यादा अगर आबादी है संसदीय लोकसभा क्षेत्र में तो ब्राह्मण है, और आप 1991 से लेकर बनारस का इतिहास देखें तो कई बार ब्राह्मण सांसद वहां से चुने गए। भाजपा की तरफ से शिरीष चंद्र दीक्षित चुनाव जीते थे, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर राजेश मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी जैसे लोग बनारस की कंस्टिट्यूंसी जीत चुके हैं। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, आप तो खुद प्रयागराज के हैं, मुरली मनोहर जोशी भी आके चुनाव जीत जाते हैं, जबकि वो बहुत और तुरंत फैसला होता 2009 में कि प्रयागराज नहीं लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे। तो वहां पे लीड कम हो गई, बलिया में चुनाव हार गए, लखनऊ में राजनाथ सिंह की मार्जिन कम हो गई, कानपुर जिस शहर में भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम से जीतती थी वहां उसको पसीने छूट गए, 20-21 हजार वोटों से जीतती। तो एक तो पहले ही कुछ थोड़ा मोड़ा संख्या ब्राह्मण नाराज थे, लेकिन ये जो घटनाक्रम, अब ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, मैं कम से कम 50 लोगों से बात कर चुका हूं समीर भाई, जो कि राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लगते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई ये तो सीधे सीधे ब्राह्मणों का अपमान है। मतलब जो ब्राह्मण सोया हुआ था उसको भी लग रहा है कि पंकज चौधरी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, पहले तो चिट्ठी आपने जारी की, दूसरा आपने बोला है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, मतलब वीडियो पे ऑन वीडियो के कैमरा के बोला है, और योगी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और केशव मौर्य कर रहे हैं कि इस तरह की बैठकों पे इतना हल्ला नहीं मचना चाहिए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं 2027 में? पाठक जी, ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की, मैं आपसे पहले भी कहा कि ये नाराजगी ऐसा नहीं है, 2022 के चुनाव में भी नाराजगी थी, 2022 में अच्छी खासी नाराजगी थी, लेकिन और 19 से पहले भी नाराजगी थी। आपको हम बताएं, जब पहली बार सरकार बन रही है केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, उसके बाद से ही जिस तरह से मतलब साइडलाइन तो इस पार्टी में शुरू से रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस एरा में खासतौर पर रहे हैं, तो बहुत सी नाराजगी रही, कई बार कुछ मंचों पर दिखाई भी पड़ती रही, लेकिन चुनाव के दौरान वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, 24 में निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई पड़ा है, ये आप कह रहे हैं, और बहुत से वर्गों में दिखाई पड़ा है, केवल ब्राह्मणों में ही नहीं। वो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, आप ये देखिए, वो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, उसको हम ब्राह्मणों के खिलाफ नाराजगी के तौर पर हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ब्राह्मण भी कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ जाकर जहां उसको लगा कैंडिडेट वाइज उसने वोट दिया है 2024 के। अगर हालांकि वो एक लाइन का वो विश्लेषण नहीं है, लंबा चौड़ा विश्लेषण है, लेकिन उसमें बहुत सारे वर्गों की नाराजगी थी। टिकट का वितरण भी कुछ इंडिया गठबंधन ने
एक बुद्धिमानी पूर्वक किया था, जिसका फायदा उसको काफी हद तक दिखाई पड़ा। और ये नाराजगी सरकार के खिलाफ थी, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं थी। वर्ग विशेष वाली नाराजगी का तो वोटों 27 में के चुनाव में आपके कन्वर्जन जी 27 के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब देखिए, अब साल भर बाकी है। अब 2026 जो है 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा, और 27 की जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे समय में एक तो पीडीए वाला फैक्टर देखिए, मैं आपको बस 1 मिनट बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बीजेपी से 1% ज्यादा था। और कांग्रेस जब सपा के साथ आ जाती है तो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है, हरिजन और ब्राह्मण जी, वो वापस उसकी तरफ जुड़ता है जी। तो उस कंडीशन में आप कैसे देख रहे हो 2027 में ये बस अंत में? हाँ, ये उसी तरीके से देख रहे हैं जो 2024 में रहा है। और इसका कारण ये नहीं कि इन्होंने ब्राह्मण विधायकों को ये धमकी दे दी है, इसलिए फिर से हम वहीं आएंगे कि सरकार के स्तर पर जो नाराजगी है, ये उस नाराजगी का ही रिफ्लेक्शन होगा। अगर इंडिया गठबंधन की स्थिति, गठबंधन जिस तरीके से 2024 में हमको दिखाई पड़ा है उत्तर प्रदेश में, उस तरीके का अगर गठबंधन 2027 में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ता है, तो नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे ही होंगे। ये इसमें कोई बहुत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार को लेकर हाँ, एक वर्ग जरूर है अभी भी आलोक जी, जो है नहीं कि आप कुछ भी कर लीजिए, उनके लिए है कि पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है, पूरी जिम्मेदारी हिंदुत्व वाली उनके ऊपर है, उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो तमाम सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेकर बड़ी नाराजगी, सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो कुछ कर रही है तमाम क्षेत्रों में, इसमें हम राज्य सरकार की भी बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार की भी बात। तो ये नाराजगी युवाओं में, रोजगार, महंगाई, ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें जिनको लेकर कोई जाति विशेष नाराज हो, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार की कार्यशैली से एक वर्ग, युवा वर्ग, जो उसके अंदर जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन 2024 में था, वो बना हुआ है, आगे वो दिखाई पड़ेगा, आप देखिएगा। इसमें इस फैक्टर को कोई मैं बहुत नहीं मानता हूं। एक वर्ग जो ब्राह्मणों का नाराज वर्ग है, वो चला आया था 2024 में, और हो सकता है थोड़ा और ज्यादा चला आए, लेकिन उसके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है कि ब्राह्मणों का अपमान वो लगातार देख रहा है, और अपने विधायकों की हैसियत भी उसको पता है। आप केवल ब्राह्मण विधायकों की छोड़ दीजिए, और कई सारे विधायक थाने में उनको पीट दिया जाता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, खुद जाकर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। आए कि नहीं ऐसे उदाहरण आए? तो विधायकों की, सांसदों की हैसियत इस पार्टी में, और आपको भी पता है कई सारे विधायक और सांसद मिलते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते ही है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या। तो ये सारी चीजें वो अपने जो करीबी उनकी जनता होती है उनके सामने भी कह देते हैं, कई तो मुंहफट होते हैं, खुलकर कह देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर ये एक पॉइंट कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा वो नहीं है, लेकिन सरकार के प्रति नाराजगी ही इस कदर है, जो इस चुनाव में 2024 की तरह अगर लड़ाई हो रही है आमने सामने गठबंधनों की, उसका नतीजा मुझे लगता है वो 2024 की तरह ही विधानसभा में भी दिखाई पड़ेगा 27 में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अंत में, क्योंकि कल मैं कहीं गया था, युवाओं के बीच में मैं था, तो युवाओं का मानना है कि ये सरकार नौकरी ही नहीं देना चाहती है, इसीलिए बार बार आप सुनते हैं कि पेपर लीक हो रहा है और एग्जाम टाले जा रहे हैं। क्योंकि आप प्रयागराज से हैं और युवाओं से अभी भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, ये मतलब ये, और बता रहा हूँ, जिन युवाओं से मिला सबके सब सवर्ण है जी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि ये सरकार वास्तव में नौकरी नहीं देना चाहती है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये परसेप्शन युवाओं में बना हुआ है, और ये वही उनका ही कहना है कि आप ठीक है, एक पेपर लीक हो जाता है, 2 बार लीक हो सकता है, हर पेपर के साथ ये ट्रेजेडी बनी हुई है कि उस पेपर होना है, लीक होना है, कोर्ट में जाना है, यानी पूरा एक प्रोसेस जो होता है वो ये बन गया है कुल मिलाकर, कि कोई एक एग्जाम को 5 साल 6 साल खींचे और उसके बाद जाकर उसमें नौकरी मिले, तो पीछे की वैकेंसी नहीं निकलेगी। ये निश्चित तौर पर ये परसेप्शन बना हुआ है,
और युवाओं में, और बहुत बुरी तरीके से ये बना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 24 में क्या था और ये था, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश के लिए ये सारी बातें कही जाती कि स्टेट गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया और राज्यों में साथ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो खूब घूमे हुए थे, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था कि युवाओं की नाराजगी बहुत बुरी तरीके से सरकार के खिलाफ है, दोनों सरकारों के खिलाफ। ये चाहे जितने दावे कर ले कि हमने ये किया है वो किया है, अयोध्या में मंदिर बनाया, प्रयागराज में कुंभ करा के हम 100 करोड़ लोगों को बुला लिया, वो सारी चीजें अपनी जगह है। हाँ, इनके इन दावों की प्रशंसा करने वाला एक वर्ग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खारिज कर रहा हूं, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में है, वो अपने कुछ सपने देख रहा है, उस वर्ग की इन सरकार के प्रति नाराजगी अभी भी है, क्योंकि कोई परिवर्तन तो आया नहीं। 24 के चुनाव के बाद भी चीजें तो वही की वही दिखाई पड़ रही। तो ये उनमें परसेप्शन है, निश्चित तौर पर ये नतीजा। आपको एक चीज और मैं उदाहरण दूं, जब 2022 के चुनाव की बात, उस समय भी युवाओं की बड़ी जबरदस्त नाराजगी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन नतीजे हुए कि सरकार बन गई बीजेपी की। कई युवाओं से मैंने व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि भाई, और सोशल मीडिया पर भी ये चर्चाएं हो रही थी कि आप लोग तो गए थे, सब ट्रेनों पे लद के लोग जा रहे थे वोट देने, और ये बता के जा रहे थे कि हम बीजेपी के अगेंस्ट वोट डालने जा रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो उन ऐसे कई लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि भाई हमने दिया तो है ही वोट, ऐसा थोड़ी है कि हमने नहीं दिया, और वोट न दिए होते तो फिर 240 पे कहां सिमट गए होते। सीटें तो कम हुई, सरकार भले बना ली, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कहा जाता है कि धांधली होती है, हुई है, ये सारी चीजें। तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वो भी आप मानते हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है, हाँ, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। कई स्टेज पे दिखाई पड़ता है निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। कई, चाहे वो चुनाव से पहले की हम बात कर लें, चाहे चुनाव के दौरान की बात कर लें, कई जगह पर दिखाई पड़ता है कि प्रशासन और शासन जो है सीधे साथ देता रहता है। बाई इलेक्शंस में खासतौर पर दिखाई पड़ा, चाहे रामपुर का हो चाहे और बाई इलेक्शंस हो, खुद ही आप देख लीजिए क्या कुछ किस तरीके से चुनाव हुए हैं। तो मूल मुद्दा जो ये है कि जो नाराजगी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो नाराजगी है लोगों में, युवाओं में, और बुरी तरीके से। इसीलिए सरकार की जो एक छवि थी शुरुआत में, यानी वो वर्ग जो बहुत प्रशंसक था बीजेपी का, मोदी की वजह से बीजेपी की ओर आकर्षित हुआ था, उसका बुरी तरीके से मोहभंग हुआ है इन 10-11 सालों में। चलिए सर, तो आपका कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए और यही परिस्थितियां रही तो इंडिया गठबंधन 2027 में 2024 जैसे परिणाम लाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।